प्रिय दर्शकों नमस्कार मित्रों, आज हम इस एपिसोड में आदरणीय राहुल शर्मा जी के सुपुत्र वेवांश शर्मा जी की कुंडली के विश्लेषण को लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। इस विश्लेषण हेतु शर्मा जी ने विशेष दक्षिणा प्रदान की हुई है। मित्रों, वेवांश शर्मा की कुंडली का विश्लेषण जो किया जाएगा 3 एपिसोड में किया जाएगा। प्रत्येक एपिसोड 15-15 मिनट का रहेगा। फर्स्ट एपिसोड में हम कुंडली के योग, राजयोग, दुर्योगों और ग्रहों की युति पर चर्चा करेंगे और द्वितीय एपिसोड में भाव स्थित ग्रहों की चर्चा करेंगे और तीसरे एपिसोड में हम ग्रहों के महा उपायों पर चर्चा करेंगे। तो मित्रों, यह फर्स्ट एपिसोड है। तो वेवांश शर्मा का जो जन्म का तारीख है 18 अगस्त 2016 और दोपहर के 12:45 और जो शहर और स्थान का नाम है थाने, स्थान में इनका जन्म हुआ है। तो मित्रों, जन्म डिटेल से डालते ही जो इनकी कुंडली खुलकर आई है यह वृश्चिक लग्न की कुंडली है, जिसके लग्नेश बनते हैं मंगल और इनकी जो राशि देखने में आ रही, जो राशि कुंडली में दिख रही है वह है कुंभ राशि, जिसके स्वामी होते हैं शनि। और इनका जो जन्म नक्षत्र है धनिष्ठा नक्षत्र में इनका जन्म हुआ है, जो कि मंगल का नक्षत्र है। धनिष्ठा नक्षत्र राक्षस गण, उस समय पूर्णिमा तिथि चल रही थी, शुक्ल पक्ष चल रहा था, श्रावण मास और वर्षा ऋतु चल रही थी। मध्य नाड़ी और लोह पाया में इनका जन्म हुआ है। मित्रों, जिस समय वेवांश शर्मा की कुंडली का विश्लेषण किया जा रहा था उस समय 7.5 का सेकंड चरण चल रहा था इनकी कुंडली में, और उस समय राहु की महादशा में बृहस्पति का अंतर और केतु का प्रत्यंतर चल रहा था। इनकी कुंडली के जो कारक ग्रह हैं मंगल, बृहस्पति, चंद्रमा और सूर्य, यह कुंडली का कारक ग्रह हैं। और इनके जो अकारक ग्रह हैं बुध, शुक्र और राहु कुंडली के अकारक ग्रह हैं, और सम कारक ग्रह बनते हैं शनि, केतु। मित्रों, इनका वृश्चिक लग्न, कुंभ राशि, धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म, राक्षस गण होने के माध्यम और साथ ही साथ इनके लग्न में मंगल होने से इनका स्वभाव है, जो इनका स्वभाव तेज, स्पष्ट, अग्रेसिव और थोड़ा गुस्सैल नेचर का होगा। दूसरी बात है ये गंभीर और निडर और जिद्दी स्वभाव के होंगे, जो भावक और संवेदनशील होंगे। इनको हल्के में नहीं लिया जा सकता, ये अपनी शर्तों पर जीना पसंद करते हैं। इनको विश्वास रहता है कि ये अपने भाग्य को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। ये असंतोषी और जिज्ञासु होंगे। इनकी जो प्रवृत्ति रहेगी वो खोजी प्रवृत्ति रहेगी, रिसर्च मेंटेड। इन लोगों को जांच करना पसंद होता है। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म होने से ये हमेशा ऊर्जावान रहेंगे। खाली बैठना इनको बिल्कुल पसंद नहीं होता है। ये अपनी मेहनत और लगन के बल पर मंजिल हासिल कर ही लेते हैं। मित्रों, इनकी कुंडली पर चर्चा की जाए तो वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न भाव में ही मंगल और शनि की युति बनी हुई है। चतुर्थ भाव में चंद्रमा और केतु की युति बनी हुई है। दशम भाव में राहु, सूर्य, शुक्र और बुध की ये 4 ग्रहों की युति बनी हुई है। और एकादश भाव में यहाँ पर 11वें भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं। मित्रों, इनकी कुंडली में देखा जाए तो लग्न में ही मंगल स्वराशस्थ होकर बैठे हुए हैं। जब मंगल स्वराशस्थ केंद्र भाव में स्वराशस्थ होकर बैठते हैं तो रोचक महापुरुष योग का निर्माण करते हैं। तो जब यह कुंडली में बनता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में धन, पद और प्रतिष्ठा को बहुत बेहद तरीके से प्राप्त करता है। साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति साहसी होता है, पराक्रमी होता है, निडर होता है। उसके अंदर डर जैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं रहता। वह अंदर से कह सकते हैं हिम्मत वाला रहता है, शक्तिशाली रहता है, निडर और ऊर्जावान रहता है। कुंडली के दशम भाव में इनके 4 ग्रह बैठे हुए हैं। जैसे दशम भाव में यदि 3 या 3 से अधिक ग्रह बैठते हैं तो कुंडली में कहते हैं कि नृप नामक योग, नृप राजयोग लग जाता है। और दूसरी बात है कि कुंडली के दशम भाव में सूर्य स्वराशित होकर बैठे हुए हैं और नवांश कुंडली में सूर्य उच्च के हुए हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि नृप राजयोग लगा हुआ है। जब कुंडली में नृप राजयोग बनता है तो व्यक्ति ऐसी स्थिति में क्या होता है कि रहीसी में वह पैदा होता है, रहीसी में जीवन जीता है और रहीसी में ही वह मृत्यु को प्राप्त कर जाता है। मित्रों, कुंडली में ग्रहों की अन्य स्थिति जैसे चंद्रमा केतु की युति और दशम भाव में या चंद्रमा से सप्तम भाव में 4 ग्रहों की युति से स्पष्ट है कि कुंडली में 40% संन्यास योग लगा हुआ है। साथ ही साथ कुंडली में अखंड साम्राज्य योग 70% लगा हुआ है। और कुंडली में आप देख रहे हैं कि अष्टमेश केंद्र में है, लग्नेश भी केंद्र में है और दशमेश भी केंद्र में है। तो इसका मतलब यह है कि ऐसा व्यक्ति निश्चित है कि दीर्घायु है, लंबी आयु को प्राप्त करने वाला है। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि लग्नेश लग्न भाव में जाकर बैठा हुआ है, दशमेश दशम भाव में जाकर बैठा हुआ है। एवं अन्य ग्रहों की स्थिति से स्पष्ट है कि इस कुंडली में सिंहासन योग भी लगा हुआ है। जब कुंडली में सिंहासन योग लगता है तो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करता है, समाज में सम्मान प्राप्त करता है, विशेष पद या गवर्नमेंट पद प्राप्त करता है।
मित्रों, कुंडली के लग्न भाव मंगल शनि की युति और दशम भाव में सूर्य स्वारासस्त और नवांश में सूर्य उच्च के होने के कारण यह स्पष्ट है कि विद्वान, डॉक्टर या इंजीनियर या किसी टेक्निकल फील्ड में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करने का बहुत ही अच्छा राजयोग इस कुंडली में लगा हुआ है। कि विद्वान यदि मेडिकल्स या इंजीनियरिंग या टेक्निकल फील्ड में यदि कोई भी शिक्षा या पद पाने की कोशिश करेंगे तो उनको बेहद सफलता, यहाँ पर उच्च सफलता, अच्छी खासी सक्सेस प्राप्त होने का बहुत अच्छा योग है। साथ ही साथ यह इस योग से यह भी स्पष्ट है कि यदि विद्वान प्रॉपर्टी या मशीन से संबंधित कोई बिजनेस, व्यवसाय या जॉब करता है तो उससे अत्यंत लाभ होगा। दूसरी बात है कि यहाँ पर यदि फैक्ट्री डालना चाहे तो फैक्ट्री भी यहाँ पर डाल सकते हैं और फैक्ट्री का ओनर बनकर काम कर सकते हैं। 10th हाउस में आप देख रहे हैं कि सूर्य स्वरासत होकर बैठे हुए हैं और सूर्य नवांश कुंडली में उच्च के होकर बैठे हुए हैं। तो इसका मतलब सीधा है कि विद्वान पैतृक कार्य भी कर सकता है, पैतृक कार्य या पूर्वजों का कार्य करके अत्यंत लाभ ले सकता है और जीवन में उसके माध्यम से विशेष सफलता प्राप्त कर सकता है और जीवन को सुखमय बना सकता है। सप्तम भाव पर शनि मंगल का प्रभाव होने और सूर्य के साथ या 7th लॉर्ड के साथ राहु कनेक्टेड होने के कारण यहाँ पर एक सावधान किया जाता है कि आप भविष्य में पार्टनर्स का बिजनेस या व्यवसाय कुछ भी ना करें जो पार्टनरशिप से जुड़ा हुआ हो। पार्टनरशिप का बिजनेस करना आपको सख्त यहाँ पर मना किया जाता है। दूसरी बात है कि आप जन्म स्थान पर रहेंगे तो कहीं ना कहीं संघर्ष का सामना आपको जरूर करना पड़ेगा, आपके प्रोफेशन को लेकर या कह सकते हैं बिजनेस या एजुकेशन को लेकर। तो इसके लिए आपको जन्म स्थान से दूर जाकर प्रोफेशन या जॉब या सफलता का प्राप्त करना चाहिए। साथ ही साथ आपकी कुंडली को ग्रहों की जो विशेष युतियाँ यह बता रही हैं कि आप भविष्य में आप किसी फैक्ट्री के मैनेजमेंट हो सकते हैं, मैनेजर हो सकते हैं या मालिक हो सकते हैं, या भविष्य में आप सचिव या अध्यक्ष या किसी विशेष पद पर जरूर होंगे। आपकी कुंडली में रोचक महापुरुष योग, नृप योग और अखंड साम्राज्य जैसे और सिंहासन युग जैसा राजयोग लगे हुए हैं तो निश्चित है कि आप अपने जीवन में किसी विशेष उच्च पद पर, विशेष विशिष्ट पद पर अवश्य होंगे। आपका जिस समय जन्म हुआ उस समय पूर्णिमा तिथि चल रही थी, जो कि पूर्णिमा तिथि शुक्ल पक्ष चल रहा था और श्रावण मास और वर्षा ऋतु चल रही, तो ये अत्यंत शुभ माने गए हैं। पूर्णिमा तिथि का जन्म बहुत अच्छा माना गया है, शुक्ल पक्ष का जन्म और अच्छा माना गया है, उस समय श्रावण मास का जन्म बहुत अच्छा माना गया है। तो ये सब साथ ही साथ यहाँ पर लग्न देख रहे हैं कि वृश्चिक लग्न में और कुंभ राशि में ये बहुत ही अत्यंत शुभ माना गया। तो आपका जन्म हुआ तो उस समय बहुत ग्रहों की स्थिति और साथ ही साथ जो तिथि वगैरह है जो सब कुछ ही बहुत बढ़िया चल रहा था, तो ये बहुत ही तरक्की की स्थिति को प्रदर्शित करते हैं। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म और सूर्य दशम भाव में होने से आपका भाग्योदय, आप देखें कि बहुत जल्द आपका भाग्योदय हो जाएगा। आपकी कुंडली में भाग्योदय योग भी लगा हुआ है, तो जो स्पष्ट कर रहा है कि आप जीवन के 24 वर्ष में आपका भाग्योदय हो जाएगा और आपको जीवन की विशेष सफलताएं आपको यहाँ से प्राप्त होना शुरू हो जाएंगी। मित्रों, आपकी कुंडली में शनि मंगल की युति और 4th हाउस की स्थिति को देखकर स्पष्ट हो रहा है कि आपको अपने जीवन में बड़ी बिल्डिंग या बड़ी मकान का सुख भी बहुत अच्छा मिलने वाला है। साथ ही साथ आप रहीसी में पैदा होंगे, रहीसी में जीवन जिएंगे और रहीसी में ही आप जीवन पर्यंत रहेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक चीज़ से सावधान रहना चाहिए कि आपको ज़मीन को लेकर अपने नाम से आप ज़मीन खरीदने से बचना चाहिए। आप जो ज़मीन है किसी और परिवार की किसी भी सदस्य के नाम से ले सकते हैं, लेकिन अपने नाम से ज़मीन खरीदने से आपको बचना चाहिए। मित्रों, आपकी कुंडली के 7th लॉर्ड, आपकी कुंडली का 7th लॉर्ड शुक्र है, जो कि सूर्य राहु के साथ कनेक्टेड है, बुध के साथ अष्टमी के साथ कनेक्टेड है और 7th भाव पर मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है। तो यह सब चीज़ देखते हुए स्पष्ट हो रहा है कि आपकी शादी में देरी का योग बन रहा है। साथ ही साथ आपको जो शादी करना है वो कुंडली मिलान करके शादी करवाएं, नहीं तो आपको यहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर बहुत ही मैरिज को लेकर सावधान रहें और डीपली कुंडली मिलान करके ही आप शादी करवाएं। दूसरी बात, आपकी कुंडली में शादी में देरी का योग बना हुआ है। साथ ही साथ आपको 28 वर्ष के बाद शादी करना बहुत अच्छा रहेगा। उसके पहले यदि शादी करते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानियों का सामना आपको अवश्य करना पड़ेगा। दूसरी बात है, आप भविष्य में आप जानना चाहेंगे कि जीवन साथी कैसा होगा, तो आपकी कुंडली से स्पष्ट है कि आपका जीवन साथी बहुत ही सुंदर होगा। हाँ, सिर्फ यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा बोलने वाला होगा, एजुकेटेड होगा, शारीरिक हेल्थ मतलब थोड़ा सा मोटा कह सकते हैं, हेल्थी होगा। और ससुराल पक्ष की चर्चा करें तो जो ससुराल पक्ष होगा वो अमीर खानदान होगा, जाना माना प्रसिद्ध और एजुकेटेड फैमिली होगी। दूसरी बात, दिशा की चर्चा करें तो आपकी कुंडली में के अकॉर्डिंग में देख रहा हूँ तो ये आपको जो ससुराल पक्ष या कह सकते हैं कि दिशा है तो उसको आग्नेय दिशा या फिर पश्चिम दिशा, कुंडली में 8 दिशाएं होती हैं, तो इसमें आपको आग्नेय दिशा या पश्चिम दिशा में आपके ससुराल होने का बहुत अच्छा योग है। दूसरी बात है, दूरी की बात की जाए तो यहाँ पर दूरी जो है वो आपकी लगभग
0 से लेकर 40 किलोमीटर के अंदर रहेगी। और दूसरी बात यहाँ पर बहुत बड़ी बात ये है कि आपके विवाह के बाद आपकी भाग्योदय का बहुत ही अच्छा योग आपका फिलहाल तो की कुंडली के अकॉर्डिंग आपका भाग्योदय 24 वर्ष के बाद हो जाएगा आएगा, लेकिन विवाह के बाद आपका भाग्योदय प्रबल भाग्योदय होगा, मतलब भाग्य में चमक आ जाएगी, भाग्य में बहुत ही ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ जैसे ही आपकी मैरिज होगी तो आपके ससुराल पक्ष में तरक्की होना शुरू हो जाएगी। और आपकी संतानों की चर्चा करें तो यहाँ पर स्पष्ट कह दें कि जो संतान की जो स्थिति है वह है यहाँ पर भी देरी से संतान प्राप्ति का योग भी देरी से बना हुआ है, जिसमें से आप फर्स्ट जो कह सकते हैं लड़का होने का योग है, आपकी टोटल संतान है 3 होने का योग है, जिसमें से फर्स्ट आपका लड़का होगा, फिर उसके बाद दूसरा भी लड़का होगा, फिर तीसरा आपकी संतान जो कन्या होगी। 3 संतानों का योग है, जिसमें से पहला और दूसरा आपका लड़का और तीसरे में आपको कन्या संतान होने का बहुत अच्छा योग लगा हुआ है। और जो संतान होगी आपका नाम रोशन करने वाली होगी, सिर्फ 2 संतान आपकी नाम रोशन करने वाली होगी, तीसरी संतान के लिए आपको थोड़ी सी चिंता की आवश्यकता पड़ेगी। धन की स्थिति की चर्चा की जाए तो आप फिलहाल अभी भी रहीसी में या अमीरी में पैदा हुए हैं और भविष्य में इससे ज़्यादा अमीर होने की पूरी संभावना है। आपकी कुंडली में बहुत अच्छा धन संबंधी स्ट्रॉन्ग योग लगा हुआ है कि आपका भविष्य में आप यदि लखपति हैं तो करोड़पति जरूर बनेंगे आप। तो धन की स्थिति को लेकर बहुत अच्छा राजयोग आपकी कुंडली में लगा हुआ है। और आपकी कुंडली के अकॉर्डिंग संबंधों की चर्चा की जाए तो यहाँ पर जो संबंधों की चर्चा की जाए 3rd हाउस और 11th हाउस से स्पष्ट हो रहा है, साथ ही साथ 3rd लॉर्ड और 11th लॉर्ड से स्पष्ट हो रहा है कि आपकी भाइयों से नहीं बनने वाली है। आपके घर के भाई या तो भाई होंगे नहीं या फिर भाई होंगे तो भाइयों से आपकी नहीं बनने वाली है, चाहे वो परिवार के भाई हों या सगे भाई हों, आपका सारे भाइयों से कहीं ना कहीं मतभेद होने का योग कुंडली में लगा हुआ है। लेकिन आपकी कुंडली में बहनों का बहुत अच्छा सुख है। तीसरी बात है आपकी कुंडली में माता से विशेष लगाव होने का विशेष योग है। चौथी बात है कि यहाँ पर बृहस्पति 11th हाउस में बैठे हुए हैं तो निश्चित है कि आपकी फैमिली बड़ी होगी। 4th हाउस और 10th हाउस से यह स्पष्ट हो रहा है कि माता पिता आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली होंगे। साथ ही साथ आप माता पिता के लिए जितना भाग्यशाली होंगे उससे ज़्यादा माता और पिता के लिए दोनों के लिए आप एक दूसरे के लिए बहुत ही भाग्यवर्धक रहेंगे। 7th हाउस और अन्य ग्रहों की स्थिति से यह स्पष्ट है कि आपका जो ससुराल है वहाँ पर शिव मंदिर अवश्य होगा, साथ ही साथ शिव मंदिर अवश्य होगा या फिर पीपल का वृक्ष अवश्य होगा या फिर स्कूल अवश्य होगा। और आपके ससुराल में कहीं ना कोई व्यक्ति मेंटली अवश्य रहेगा। लेकिन आपके ससुराल पक्ष वाले रिच मैन साथ ही साथ एजुकेटेड और कहीं ना कहीं राजनीति और एजुकेशन से किसी विशेष पद पर जरूर होंगे। मित्रों को आपकी कुंडली में फिलहाल विवान की कुंडली में शनि मंगल का योग और 10th हाउस में सूर्य राहु और कह सकते हैं कि 5th लॉर्ड जो बृहस्पति हैं वो नवमांश में डाउन हो चुके हैं। इसलिए यहाँ पर स्पष्ट है कि आपको कह सकते हैं अपच या गैस या पाचन या आंतों से संबंधी या पेट से संबंधी कोई ना कोई समस्या अवश्य रहने वाली, तो यहाँ आप पेट से संबंधी समस्याओं से सावधान हो जाइए। दूसरी बात है कि विवान जो कि आपको तीखा चटपटा और तना भुना खाने की आदत हो सकती है, तो यहाँ पर आपको परहेज करने की आवश्यकता है। तीसरी बात है कि शनि मंगल का योग है, यहाँ पर भी बहुत अच्छा योग है, लेकिन आपको थोड़ा सा वाहन संबंधी सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तीसरी बात है कि यहाँ पर आप जहाँ पर भी जॉब करेंगे, मतलब जो आपका वर्क प्लेस रहेगा वहाँ पर आपके बॉस से आपके वैचारिक मतभेद होने का ज़्यादा योग है। साथ ही साथ यदि आप मान लीजिए कहीं के ओनर हैं तो फिर वहाँ पर आपके जो वर्कर्स हैं उनसे आपके मतभेद होने का ज़्यादा योग है। तो यहाँ पर आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि जहाँ पर जॉब कर रहे हैं या जहाँ पर काम कर रहे हैं, आप वर्क कर रहे हैं, वहाँ पर आपको अपने ओनर से बड़े ही बिहेव के साथ आपको रहना चाहिए, वहाँ पर काम करना चाहिए। दूसरी बात है कि यहाँ पर आपके जो दांत हैं कहीं ना कहीं टेढ़े मेढ़े हो जरूर होंगे। सूर्य राहु के साथ कनेक्टेड है, साथ ही साथ यहाँ पर देख रहे हैं कि चंद्रमा केतु के साथ कनेक्टेड हैं और कह सकते हैं कि शनि मंगल का योग है। तो यह स्पष्ट है कि फिर आप एक जगह टिकना मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। तो आप बड़े ही सावधानी से कहीं भी जॉब करते हैं तो टिकने की कोशिश करें और सावधानी से कोशिश करें कि आपका स्थान ना बदलना पड़े। स्थान इसलिए बदलना पड़ता है कहीं ना कहीं योग सामने आ जाता है। दूसरी बात से वैचारिक मतभेदों के कारण आप स्थान बदलते रहते हैं, तो यहाँ पर आपको वैचारिक मतभेदों को लेकर आपके बिहेव को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। दूसरी बात है कि छोटे या बड़े भाई हों तो यहाँ पर लड़ाई झगड़े हो सकते हैं अपने भाइयों से, यहाँ पर भाइयों से आपको सावधान होने की जरूरत है। संतान देरी से होगी, इस योग के कारण संतान प्राप्ति में बाधा का भी योग है, तो यहाँ पर भी आपको सावधान रहने की जरूरत है। विवाह की कुंडली को देखकर कोई भी बता सकता है कि यह एक अमीर व्यक्ति की कुंडली है।
अमीर व्यक्ति की कुंडली है और भविष्य में यह व्यक्ति निश्चित तौर पर महाधनी बनने वाला है। दूसरी बात है कि यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मकान में रहने का या बहुत बड़ी बिल्डिंग का सुख प्राप्त होने का बहुत अच्छा योग है। दूसरी बात है कि फैक्ट्री या ट्रांसपोर्ट या प्रॉपर्टी या मशीन से संबंधित बिजनेस व्यवसाय या उससे लाभ लेने का बहुत अच्छा यहाँ पर योग बना हुआ है। इस कुंडली को हम साधारण कुंडली नहीं कह सकते, यह एक असाधारण कुंडली है। ये आप ध्यान दें कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुंडली है वो भी वृश्चिक लग्न की कुंडली है और उनकी कुंडली के लग्न भाव में भी मंगल रुचक महापुरुष योग बनाकर बैठे हुए हैं जो कि अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। तो यहाँ पर जो वृश्चिक लग्न की कुंडली है ये बहुत अच्छी कुंडली है और ये बहुत ही कह सकते हैं तरक्कीपूर्ण, जीवन में तरक्की और हर चीज़ को बहुत बेहद सफलता प्राप्त देने वाली कुंडली है। तो मित्रों ये हो गया देवांश शर्मा की कुंडली का फर्स्ट एपिसोड का विश्लेषण। अब फर्स्ट एपिसोड अब हम जिसमें हमने विशेष राजयोगों पर चर्चा की हुई है और कह सकते हैं युक्तियों पर चर्चा हुई है। अब हम नेक्स्ट एपिसोड जो रखेंगे वो सेकंड एपिसोड रहेगा जिसमें हम विशेष ग्रहों के किस भाव में बैठा हुआ क्या फल देने वाला है उस पर चर्चा करेंगे। तो अब नेक्स्ट एपिसोड देखने की आप तैयारी कर लीजिए। मित्रों यह है देवांश शर्मा की कुंडली का सेकंड एपिसोड है। फर्स्ट एपिसोड हम बना चुके हैं जिसमें योग, राजयोगों, दुर्योगों और ग्रहों की युतियों पर चर्चा की जा चुकी है। अब हम इस सेकंड एपिसोड में ग्रहों की उपस्थिति किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, क्या फल दे रहा है, इसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। तो आइए सेकंड एपिसोड शुरू करते हैं। तो जो कि देवांश शर्मा जी कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है। इस लग्न में ही मंगल शनि की युति है, 4th हाउस में चंद्रमा केतु की युति है, 10th हाउस में सूर्य राहु शुक्र और बुध और 11th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं। यह कुंडली की ग्रहों की उपस्थिति है इस प्रकार से। तो मित्रों फर्स्ट हाउस में मंगल शनि की युति बनी हुई, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं कि मंगल शनि के युग यहाँ पर होने तो 10th हाउस में सूर्य होने से यह स्पष्ट है कि विद्वान को डॉक्टर या इंजीनियर या टेक्निकल फील्ड में विशेष सफलता का बहुत अच्छा योग है। विद्वान की कुंडली में लग्न में ही मंगल बैठा हुआ है, साथ ही साथ शनि बैठा हुआ है। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि विद्वान को जो है कह सकते हैं कि थोड़ा सा क्रोध जल्दी आ जाता है, क्रोधी प्रवृत्ति का कहीं ना कहीं इसको कह सकते हैं। दूसरी बात है कि यहाँ पर महत्वाकांक्षी भी बहुत अच्छा होता है कि दूसरी बात है किसी न किसी प्रकार का यहाँ पर कह सकते हैं कि तनाव होने की संभावना रहती है। लेकिन जो मंगल लग्न भाव में बैठा हुआ है, जो स्वारस्थ होकर बैठा हुआ है, राजयोग बनाकर बैठा हुआ है, तो जो कि अत्यंत जीवन में अत्यंत लाभ देने वाला है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में एक बात आती है कि लग्न में यदि पाप ग्रह बैठे हुए हैं या पाप ग्रह कोई भी पाप ग्रह यदि बैठा हुआ है, जैसे शनि मंगल, यहाँ पर शनि एक कह सकते हैं कि पाप ग्रह की श्रेणी में आता है और मंगल जो कि यहाँ पर अग्रेसिव, तो लग्न में पाप ग्रहों का प्रभाव कहीं ना कहीं पूरे जीवन में कहीं ना कहीं कष्ट देने के लिए रहता है। तो मतलब कष्ट वैसे तो नहीं कह सकते, लेकिन तनाव कहीं ना कहीं बना रहता है या अशांतता कहीं ना कहीं बनी रहती है। तो यहाँ पर सावधानी की जरूरत है, उपाय करने की जरूरत है। लग्न में मंगल 4th हाउस में चंद्रमा, तो यहाँ पर स्पष्ट हो रहा है कि इनकी जो घर में है परिवार से कोई ना कोई मेडिकल से डॉक्टर है या फिर अस्पताल से कोई ना कोई जुड़ा हुआ है, किसी न किसी प्रकार का कनेक्शन अस्पताल से बना हुआ है। चाहे ये दवाइयों घर से कोई रेगुलर या आए दिन दवाई के लिए जाता रहता है या फिर यहाँ पर कोई पोस्टेड व्यक्ति है जो नर्स है या डॉक्टर है, मतलब इनका कनेक्शन कहीं ना कहीं डॉक्टर या मेडिकल से जरूर है। मंगल यदि कुंडली में बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग होकर बैठा हुआ है तो फिर ऐसा व्यक्ति सेना या पुलिस में भी जा सकता है या मिलिट्री में जा सकता है। या फिर दूसरी बात है कि चेहरे पर कोई ना कोई दाग होने की यहाँ पर संभावना रहती है और जो नेचर होता है थोड़ा अग्रेसिव होता है, थोड़ा तेज रहता है, जो व्यवहार है वो थोड़ा असंतुलित रहता है। कुंडली के 4th हाउस में आप देख रहे हैं कि चंद्रमा केतु की युति बनी हुई जो कि कहीं ना कहीं मानसिक अशांति के लिए मानी जाती है कि कहीं ना कहीं ऐसा व्यक्ति मानसिक। दूसरी बात है लग्न में मंगल बैठे होने के कारण भी यह जो बात है कहीं ना कहीं पक्की हो जाती है। तीसरी बात है कि यहाँ पर 4th हाउस में चंद्रमा केतु का योग है और यहाँ पर मंगल की भी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर यह कहीं ना कहीं स्पष्ट होता है कि जो माता को जो प्रॉब्लम्स रही होंगी वह प्रॉब्लम्स यहाँ पर विद्वान को भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर सावधानी की रहने की जरूरत है। साथ ही साथ यह युति कहीं ना कहीं फिर क्रेडिट मिलने में परेशानी पैदा करती है, तो यहाँ पर भी उपाय करने की ज़रूरत है। इस कुंडली में चंद्रमा भाग्येश हैं, भाग्येश होकर यह 4th हाउस में बैठे हुए हैं, अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर एक बात यहाँ पर कहता हूँ कि भविष्य में कभी भी दूध का दान बिल्कुल ना करें, चांदी का दान बिल्कुल ना करें, मोती का दान बिल्कुल ना करें। यहाँ पर आपको इन दानों से करने से बचना चाहिए, नहीं तो यहाँ पर चंद्रमा खराब होगा तो वह चंद्रमा की स्थिति डाउन हो सकती है। कुंडली के 10th भाव में सूर्य, शुक्र और बुध की युति है, साथ ही साथ राहु भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि जो यह युति
आपको इंटेलिजेंट बनाएगी, साथ ही साथ क्लेवर भी बनाएगी, साथ ही साथ बोलने की बहुत अच्छी यहाँ पर आपको क्षमता और कह सकते हैं कला भी आपको यहाँ पर प्राप्त होगी। दूसरी बात है कि आपके चेहरे पर एक कह सकते हैं चमक भी यहाँ पर रहेगी। और तीसरी बात है कि यहाँ पर पिता के पास बहुत अच्छा धन और ज्ञान, जो इनके पिता जो रहेंगे वो अच्छे धनी रहेंगे और ज्ञान से परिपूर्ण रहेंगे, और कह सकते हैं कि हर समस्या को ढूंढ निकालने में उनके पास एक बेहद सुपर कला उनके पास विद्यमान होगी। और यहाँ पर बेवान आपको एक चीज़ और बताई जाती है कि आप किसी भी कैसी भी प्रॉब्लम हो, यदि आप पिता से सलाह लेते हैं तो निश्चित है कि पिता की सलाह से आपकी वह परेशानी 100% ठीक होगी। तो आपकी कुंडली में बना दशम भाव में यह योग कि सूर्य स्वराशस्त होकर बैठे हुए हैं और नामांश में सूर्य उच्चकर होकर बैठे हुए। साथ ही साथ आप देख रहे हैं कि बुध शुक्र की युति बनी हुई है। तो आप ये एक यहाँ पर यह स्पष्ट होता है कि अब यदि पैतृक कार्य करते हैं या पूर्वजों कोई भी कार्य करते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत अच्छी सफलता, बहुत अच्छा सहयोग, बहुत अच्छा सुखमय जीवन आप यहाँ निर्वाह कर सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर इस युति के साथ राहु बैठा हुआ है, जो कि आपको मान सम्मान, आपके जीवन तरक्की में आपकी बाधा, जो हर कहीं ना कहीं परेशानी बनने वाला है। तो यहाँ पर आपको राहु का बेहद सटीक उपाय करने की आवश्यकता है, जो कि मैं आपको अंतिम एपिसोड में बताने वाला हूँ। आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठा सूर्य आपको तरक्की तो देगा, साथ ही साथ आपके जीवन में तमाम तरक्कियां आपको प्रदान करने वाला है। लेकिन राहु यदि बैठा हुआ है तो कहीं ना कहीं परेशानी का युग बनता है, या कह सकते हैं कि वंश वृद्धि में परेशानी का युग बनता है। तो यहाँ पर आपको राहु के उपाय करते ही सब ठीक होने की स्थिति बनेगी। सूर्य राहु का यह योग आपको पेट या पाचन या गैस संबंधी समस्या दे सकता है। तो यहाँ पर आपको पेट को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। आपकी कुंडली में सूर्य के साथ 3 ग्रह और बैठे हुए हैं, तो निश्चित है कि आपके पिता अपने जीवन में एक से ज़्यादा कह सकते हैं कि प्रोफेशन कर चुके हैं, प्रोफेशन में वह प्रयास कर चुके हैं, फिर कहीं जाकर वो अगले प्रोफेशन में स्थायी ले चुके होंगे। साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि आप अपने जीवन में अपने पिता से ज़्यादा तरक्की प्राप्त करने वाले हैं। सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं यह भी स्पष्ट होता है कि आपको अपने जीवन में कहीं ना कहीं छोटा छोटा अपमान कहीं ना कहीं आपको महसूस हो रहा होगा। साथ ही साथ आपको कोई भी बात बहुत जल्द बुरी लग रही होगी, तो यदि आप कड़वी बातों को अपने जीवन में सहर्ष स्वीकार करते हैं तो आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होगा, जो आपको अत्यंत लाभ देने वाला होगा। सूर्य के साथ राहु का होना, साथ ही साथ उस पर शनि का प्रभाव होना, तो यहाँ पर यह स्पष्ट करता है कि आपके जो पिता के जीवन में संघर्ष अधिक रहा है, आपके पिता ने बहुत ही संघर्ष किया है। साथ ही साथ आपके पिता के बारे में वो निरंतर कहीं ना कहीं प्रकृति के बारे में सोचते रहते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर पिता के स्वास्थ्य को भी थोड़ा सा यहाँ पर विशेष कोई परेशानी नहीं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर सावधान रहने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर स्पष्ट है कि सूर्य 10th हाउस में जाकर बैठा हुआ है और 1st हाउस में मंगल बैठा हुआ है, तो आपका जो घर है कहीं ना कहीं उस पर किसी वृक्ष की छाया पड़ रही है। तो यदि आपको लगता है कि वो वृक्ष की छाया कुछ ज़्यादा ही पड़ रही है और आपकी जीवन तरक्की में बाधा उत्पन्न हो रही है, तो आप उस वृक्ष की छाया को इस तरह से वृक्ष को काट पीट कर दें कि आपकी मकान पर, आपके घर पर उस सूर्य का प्रकाश बहुत अच्छी तरीके से पड़ता रहे। लग्न भाव में बैठा मंगल स्वराशस्त होकर राजयोग कारक है। 10th हाउस में सूर्य स्वराशस्त होकर राजयोग कारक साथ ही शुक्र भी बैठा हुआ है। तो यहाँ पर यह स्पष्ट बात है कि आपको अपने जीवन उच्च पद प्राप्त करने वाला है, आपको महाधन प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपको सेलिब्रिटी बनने तक का यहाँ पर योग की तरह यह काम करने वाला है। लग्न में बैठा स्वराशस्त मंगल, 10th हाउस में बैठा स्वराशस्त सूर्य, और यह सूर्य नामांश में उच्च का हो गया है। यह निश्चित है कि आप जो चाहें अपने जीवन में प्राप्त जरूर करेंगे, भले ही वह संघर्ष रहेगा, लेकिन देर से ही भले, लेकिन आपको जो आप चाहते हैं वह आपको जीवन में प्राप्त जरूर होगा। 10th हाउस में राहु, लग्न में शनि बैठे होने के कारण यहाँ पर आपको अपने जन्मदिन पर या किसी खुशी के मौके पर आपको ढोल नहीं बजाना है। कोई भी आपको प्रसन्नता का मौसम बनता है तो उसको आपको सावधानी से वहाँ पर रहने की ज़रूरत है। नहीं तो अक्सर क्या होता है कि खुशी तो मनाते हैं, खुशी के बाद कोई ना कोई दुख की सूचना आपको कहीं ना कहीं से मिलने की संभावना रहती है। साथ ही साथ यहाँ पे एक बात स्पष्ट होती है कि आपके घर में RVS या B के नाम से लोग अवश्य होंगे। सूर्य पर शनि की दृष्टि होने से यह भी स्पष्ट है कि आपको सरकारी कार्य कभी भी समय पर नहीं होगा। दूसरी बात, सरकारी कार्य में बाधा होने का यहाँ पर योग है। तो यहाँ पर आपको सूर्य और शनि को लेकर उपाय करने की जरूरत है। कुंडली में बना शनि और मंगल का यह योग, यहाँ पर आपको वाहन को लेकर सावधान रहने की ज़रूरत है, केयरफुली ड्राइव करने की ज़रूरत है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको ये स्पष्ट किया जाता है कि आप अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लें।
यहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत है, केवल सावधान होने की यहाँ पर बात की गई है। मित्रों यहाँ पर 11th हाउस में बृहस्पति बैठा हुआ है, तो फिर यह यहाँ पर सुंदर भी बनाता है व्यक्ति को, लेकिन थोड़ा सा क्या है कि 30 वर्ष के बाद यहाँ पर मोटापा भी बढ़ने लगता है, तो यहाँ पर मोटापे को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। साथ ही साथ विद्या एजुकेशन किसी और चीज़ का होता है और प्रोफेशन कुछ और हो जाता है, तो यहाँ पर आपको प्रोफेशन में स्थायी और उसी का बिजनेस या नौकरी जॉब करने की ज़रूरत है ना। तो यहाँ पर आपको दूसरी बात है कि यहाँ पर सरकारी नौकरी का भी बहुत अच्छा योग बनता है कि आप सरकारी नौकरी के लिए बहुत अच्छा है योग है, आप सरकारी नौकरी के लिए ज़रूर प्रयास करें। यहाँ पर 11th हाउस में जब बृहस्पति बैठता है वो सेकंड लॉर्ड और पंचमेश होने के कारण यहाँ पर आपको निरोगी ही बनाता है और दीर्घायु भी प्रदान करता है। साथ ही साथ आपको जब भी बृहस्पति की दशा अंतर्दशा चलेगी तो आपको संतोषी, उदारता और परोपकारता आपके अंदर बढ़ती जाएगी। साथ ही साथ यह आपको कुशाग्र बुद्धि और विचार बनाता है, क्योंकि बृहस्पति अपने पंचम भाव जो कि कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्रेम का भाव है, एजुकेशन का भाव है, आपकी बुद्धि का भाव है, मन का भाव है, आपके प्रेम लव रोमांस का भाव है, तो यहाँ पर यह कुशाग्र बुद्धि प्रदान करता है, विचारवान बनाता है। आप कोई भी कार्य करेंगे तो बड़ी सोच समझ कर करेंगे। साथ ही साथ यह लंबी आयु प्रदान करता है और ये कह सकते हैं सोचने और बोलने की कला भी प्रदान करता है। साथ ही साथ एक कह सकते हैं श्रेष्ठ संगत भी प्रदान करता है लोगों के लेकर। साथ ही साथ आपको श्रीमान मतलब एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट और कुलीन यहाँ पर आपको स्थिति प्रदान करता है। आपके कह सकते हैं जो मित्र होंगे वो बहुत अच्छी नेचर के होंगे। साथ ही साथ आपको महत्वाकांक्षी बनाता है। लेकिन 11th हाउस में बैठा हुआ बृहस्पति आपको कंजूस भी बनाता है, साथ ही साथ संतान को लेकर चिंताएं भी कहीं ना कहीं देता है। 11th हाउस में पंचमेश और सेकंड लॉर्ड होने के कारण यहाँ पर आपको वैभवशाली बनाता, प्रभावशाली बनाता है, उच्च स्त्री मित्रों से युक्त करता है, दानी और विख्यात भी करता है कहीं ना कहीं, है ना। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है बृहस्पति की यहाँ पर। साथ ही साथ आपको यहाँ पर समस्त सुखों को भी यहाँ पर प्रदान करता है। मैरिज के बाद पत्नी से लाभ और धन की प्राप्ति का भी यहाँ पर योग बनता है। 11th हाउस में बैठा बृहस्पति मस्तिष्क के 45वें भाग के ऊर्जा केंद्र के स्पंदनों को प्रभावित करता है, जिसके फलस्वरूप आपके अंदर घटनाओं में रुचि रखने वाली प्रवृत्ति का विकास होने के कारण आप इतिहास और राजनीति का भी नॉलेज रखना शुरू कर देते हैं। आपकी कुंडली का अष्टमेश और 11th लॉर्ड बनता है बुध, जो कि इस कुंडली का आकार ग्रह है, तो आपको यहाँ पर इसके उपाय करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर एक सावधानी की ज़रूरत है कि आपको मीट, शराब और अंडे से हमेशा दूर रहना चाहिए। फिलहाल आप वैसे ही इन चीज़ों से दूर रह रहे होंगे। यहाँ पर सूर्य के साथ शुक्र बुध की युति है, बताती है कि आपको पिता का धन, भूमि और भवन आपको प्राप्त होने वाला है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर व्यवहार कुशल होने वाले हैं। 10वें भाव में बैठा बुध आपको न्यायप्रिय और नीति निपुण भी बनाने वाला है। साथ ही साथ आपको विवेक और गुण और सत्यवादिता देने वाला है। आप स्पष्ट बोलने वाले हैं, आप स्पष्ट न्यायप्रिय होंगे, आपको न्याय की इच्छा रखने वाले होंगे। साथ ही साथ आपके अंदर कहीं ना कहीं मधुरता या कह सकते हैं कहीं कि विवेक का निरंतर आप विकास होता रहेगा। सत्कर्म और श्रेष्ठ कर्म आपके अंदर उत्पन्न होते रहेंगे। मित्रों, वेवांश शर्मा की कुंडली के सेकंड एपिसोड में बस इतना ही। अब जो थर्ड एपिसोड जो बनाने जा रहे हैं उस पर हम विशेष चर्चा करेंगे उपायों के बारे में, ग्रहों के महा उपाय के बारे में। तो इसके बाद आप तीसरा एपिसोड जरूर देखें। प्रिय दर्शकों नमस्कार। मित्रों, यह वेवांश शर्मा की कुंडली के विश्लेषण का तीसरा एपिसोड है। इस एपिसोड में हम केवल ग्रहों के महा उपायों पर चर्चा करेंगे। आशा करते हैं कि पहला और दूसरा एपिसोड आप देख चुके होंगे। पहले एपिसोड में हम ग्रहों की युति और योग राजयोग दुर्योगों पर चर्चा कर चुके हैं। दूसरे एपिसोड में हम ग्रहों की पर्सनली भाव स्थिति पर चर्चा कर चुके हैं। तीसरे इस एपिसोड हम जो बनाने जा रहे हैं इसमें हम ग्रहों के महा उपायों पर चर्चा करेंगे। तो वेवांश शर्मा की कुंडली आप देख रहे होंगी। लग्न में वृश्चिक लग्न की कुंडली है और लग्न में ही शनि मंगल का योग है और 4th हाउस में चंद्रमा केतु का योग बना हुआ है और 10th हाउस में सूर्य राहु बुध शुक्र और 11th हाउस में बृहस्पति बैठे हुए हैं। तो इस कुंडली को देखते हुए पहला उपाय यह करने की जरूरत है कि प्रतिदिन प्रातः तांबे के लोटे में जल में लाल चंदन, लाल पुष्प और गुड़ डालकर मंत्र ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र को 27 बार बोलते हुए सूर्य को जल देना है।
यह महा उपाय आपको प्रतिदिन करना है। सुबह 6 से 8 के बीच कोशिश करें, 6 से 8 के बीच आप सूर्य को जल विधिवत दे दें। साथ ही साथ इस उपाय के साथ एक उपाय आपको हमेशा करते रहना कि बड़ों का आप हमेशा सम्मान करते रहें, उनका अपमान कभी ना करें और खासकर पिता का प्रतिदिन हो सके तो आप आशीर्वाद प्राप्त जरूर करें। इससे आपका कह सकते हैं कि सूर्य और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। साथ ही साथ यदि आप चाहते हैं रविवार का व्रत कर सकते हैं, नहीं तो आप प्रतिदिन एक माला गायत्री मंत्र का अवश्य जाप करें। सूर्य आपको हमेशा बहुत अच्छा फल प्रदान करता रहे, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा प्रदान करता रहे, इसलिए आपको सूर्य को खराब कभी नहीं होने देना है। इसके लिए आपको अपने से बड़ों का सम्मान करते रहना है, पिता के समान लोगों का सम्मान करते हैं, सभी का सम्मान करते रहना है। साथ ही साथ पिता का विशेष आशीर्वाद आपको हमेशा लेते रहना है। और मान लीजिए जब दूर रह रहे हैं तो भी आप एक तस्वीर रख लें और पिता के पैरों को छू कर आशीर्वाद लेते रहें। साथ ही साथ आपको नशा और शराब, मांस शराब से आपको हमेशा दूर रहना है और आप हमेशा कोशिश करें कि सूर्योदय होने से पहले आप सोकर उठ जाएं। सूर्योदय होने के बाद आप यदि उठते हैं तो आपका सूर्य कहीं ना कहीं खराब होने लगेगा, जिससे आपको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा में परेशानी बन सकती है। आपकी कुंडली में सूर्य राजयोग कारक है, साथ ही साथ स्वरास्त होकर बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पर चाहें तो अपने वजन के अनुसार माणिक्य धारण कर सकते हैं। माणिक्य धारण करने से पहले आप एक बार मुझसे संपर्क जरूर करें, क्योंकि माणिक्य जो रत्न है या कोई भी रत्न है अपने वजन के अनुसार धारण करना पड़ता है। उसको एक अच्छी धातु में, किस धातु में, किस दिन, किस समय, किस मंत्र के साथ और किस विधि से धारण करना है, यह जानकारी आप धारण करने से पहले मुझसे जरूर लें। साधारण तौर पर यदि माणिक्य, जैसे आपको थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि यदि माणिक्य आप धारण करना चाहते हैं तो फिर आपको शुक्ल पक्ष का रविवार चुनना होगा और आप कह सकते हैं कि तांबे की धातु में इसको धारण कर सकते हैं, अनामिका उंगली में इसको धारण कर सकते हैं और ओम घृणी सूर्याय नमः या गायत्री मंत्र का जाप करके या सूर्य का मूल मंत्र जाप करके आप इसको धारण कर सकते हैं। लेकिन धारण करने से पहले एक दिन इसकी तैयारी करनी होगी। अगले उपाय पर चर्चा करते हैं। आपकी कुंडली में चंद्रमा केतु की युति बनी हुई तो निसंदेह आप मन से अशांत, पीड़ित और तनावग्रस्त रह सकते हैं, तो यहाँ पर आपको सावधान रहने की जरूरत है और इसका उपाय, विशेष उपाय करने की जरूरत है। तो आपकी कुंडली में यहाँ पर कह सकते हैं कि 9th लॉर्ड चंद्रमा बन रहे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर विशेष उपाय चंद्रमा को लेकर करना चाहिए। जैसे कि आपको प्रत्येक सोमवार भगवान शिवलिंग पर दुग्धाभिषेक करें और सोमवार के दिन आप खासकर मंत्र ओम सोम समाय नमः इस मंत्र की 11 माला आप जरूर जाप करें। और जब आप इस मंत्र का जाप करें, ओम सोम समाय नमः इस मंत्र का जाप करें, तो भगवान शिव के समक्ष एक घी का दीपक जरूर जलाएं। साथ ही साथ आप अपनी माता से बहस या उनको परेशानी पैदा करने से बचें। दूसरी बात है कि आप माता के चरणों को छूकर उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहें, उनकी सेवा जितनी हो सके जरूर करें। अगली बात है कि आपको कमरे और सारी स्वच्छता को 100% पवित्र बना रखना है। दूसरी बात है कि आपको रात्रि में देर तक नहीं जागना है, रात्रि में दूध का सेवन करने से आपको हमेशा बचना है। अगले उपाय पर चर्चा करते हैं। तो जैसे लग्न में आपकी मंगल और शनि बैठा हुआ है, तो आप यहाँ पर चाहें तो यहाँ पर लग्नेश मंगल बनते हैं और लग्नेश यहाँ पर योग कारक ग्रह है। मंगल जो आपकी कुंडली में योग कारक ग्रह है, तो आप चाहें तो मंगल का रत्न मूंगा अवश्य धारण कर सकते हैं। अपने वजन के अनुसार आप मूंगा धारण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष के मंगलवार को आप अनामिका उंगली में से विधिवत धारण करें, अपने वजन के अनुसार धारण करें। आप चाहें तो मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ भी जरूर करें, लाल कपड़े का धारण करें, आपको बहुत अच्छा लाभ होगा। आपकी कुंडली में बुध आकारक ग्रह हैं जो कि 10th हाउस में जाकर बैठे हुए हैं, तो आपको यहाँ पर कह सकते हैं कि बुध का उपाय करना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए आपको विशेष उपाय यह है कि आप बुधवार के दिन, वर्ष में एक बार बुधवार के दिन बांसुरी में चीनी भरकर एक किसी कच्ची ज़मीन पर आपको गड़ा देना है। वह कच्ची ज़मीन आपके निवास के स्थान के आसपास की होनी चाहिए। दूसरी बात है कि आप दूसरे दिन सूखे 4 खड़खड़े नारियल बहती नदी में प्रवाहित कर देना है। साथ ही साथ आप चाहें तो अंधे लोगों को लड्डू भी बांट सकते हैं। आप चाहें तो बुधवार के दिन हरी सब्जी का भी दान कर सकते हैं, या जो 3rd जेंडर लोग रहते हैं उन्हें आप हरी चूड़ियाँ या हरी साड़ी भी दान कर सकते हैं। तो इसमें से कोई भी उपाय आप कर सकते हैं। और आप चाहें तो शुक्रवार को कन्याओं को भोजन कराकर उनकी आरती उतारकर पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें, तो ये उपाय भी बहुत अच्छा है। आपकी कुंडली में बृहस्पति योग कारक ग्रह हैं, तो आप यहाँ पे चाहें तो बृहस्पति का रत्न पुखराज धारण कर सकते हैं, यह आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगा। अगला उपाय,
शनि लग्न में बैठे हुए हैं और लग्न में बैठा हुआ शनि डाउन माना जाता है कहीं ना कहीं, तो पीड़ा प्रदान करने वाला होता है। तो यहाँ पर आपको एक उपाय भी करने की आवश्यकता है कि शनिवार के दिन आप सूर्यास्त के बाद, यह उपाय आपको करना है सूर्यास्त के बाद, कि मुख्य द्वार पर सरसों के तेल के दीपक में काली उड़द और काले तिल डालकर 3 मुखी 3 बत्ती रखकर 3 बत्ती वाला दीपक आपको जरूर जलाना है और अपने ऊपर से एक नारियल को 7 बार उतार कर वहीं फोड़ देना है। यह उपाय आप खासकर 7:30 में करें, साथ ही साथ शनि की दशा अंतर्दशा में या राहु की दशा अंतर्दशा में करें। और यदि राहु की दशा चल रही है तो इस उपाय को करने के साथ साथ आपको एक उपाय और जरूर करना है। वह उपाय ये है कि रात्रि के समय आप जब सोएं तो सिरहाने एक लोटे में जल रख दें। उस जल को प्रातः होते हुए किसी कटीले वृक्ष की जड़ पर अवश्य चढ़ा दें या नॉर्मली वृक्ष किसी भी जड़ पर चढ़ा दें। दूसरी बात है कि राहु की जो दशा अंतर्दशा यदि अशुभ चल रही, परेशानी पैदा कर रही, तो आपको 8 किलो कच्चा कोयला शनिवार के दिन नदी में प्रवाहित कर देना है। यह उपाय आपको शनि और राहु के लिए करना है। दूसरी बात है कि आप शनिवार के दिन जो घर की सफाई है, जैसे जो धौंसे हैं या काले धब्बे हैं, उनको अलग करें। दूसरी बात है, जंग लगी हुई चीज़ें आपको शनिवार के दिन, या जो खराब इलेक्ट्रिकल है, खराब दवाइयाँ हैं, खराब जूते चप्पल हैं, खराब कपड़े हैं, इन सभी को साफ करके घर से अलग कर देना है अमावस्या के दिन या शनिवार के दिन। साथ ही साथ आपको काले और नीले कपड़े पहनने से हमेशा परहेज करना है। दूसरी बात है, दक्षिण मुखी मकान में निवास आपको रहने से परहेज करना है। प्रतिदिन आपको केसर का तिलक जरूर लगाना है। केसर का तिलक नहीं लगा सकते तो आप हल्दी या चंदन का तिलक अवश्य लगाएं। प्रतिदिन योग प्राणायाम जरूर करें। तेज मिर्च मसाले, बहस या बिना मांगे सलाह देने से आपको हमेशा बचना है। यह जो उपाय मैं आपको बता रहा हूँ यह कुंडली आधारित उपाय हैं। यह उपाय कुंडली को देखकर बताए जा रहे हैं। इन उपायों को अन्य लोग बिना परामर्श के बिल्कुल ना करें। तीसरे एपिसोड बस इतना ही। आप चाहें और यदि कोई भी चाहता है तो कुंडली का विश्लेषण करवा सकता है, साथ ही साथ हथेली का विश्लेषण करवा सकता है और अपने वास्तु का विश्लेषण भी करवा सकता है। इस एपिसोड में बस इतना ही। धन्यवाद।